इस पहले प्रश्न को खूब ध्यान से देखिए, बहुत दिक्कत नहीं है, केवल इजीली थोड़ा सा हमें यहाँ पर अपने हिसाब से एक्टिविटी को सही तरह से अंजाम देना है। सरलीकृत कीजिए, मतलब सरलतम रूप में लिखिए। एक समीकरण दिया है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और यहाँ पे केवल 2 है तो उसको 2 की पावर आप 1 बोल सकते हैं। सीधा सीधा इसको वैल्यूएट करना है और हल करना है। तो आप सबको आइडिया है, इसमें कोई हमें बहुत ज्यादा इफर्ट करने की जरूरत नहीं है। यह वर्बल 8 है क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। यह आपका 4 है क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। यह 8 है क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। यह 4 है, 2 की पावर 2 4 होता है। यह भी 8 है, यह भी 4 है, और यह केवल 2 है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है सर हम ये भी काउंट कर सकते हैं, कैसे? 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर इधर से देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, और यह केवल 1 बार। तो फिलहाल हम उससे भी सोच सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें इधर उधर दिमाग लगाने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू बता सकते हैं। 8 4 12, 8 20, 4 24, 8 32, 4 36, 2 38। हमने कहा उत्तर लिख दे हम 38, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है, दिया गया है। कुछ लोगों के मन में चल रहा है सर 2 की पावर 3 यहाँ पर 3 बार है, कोई नहीं, हम 3 बार का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 देखिए 3 बार है, तो 2 की पावर 3 बेसिकली 8 होता है, 8 गुणे 3 कर दो। 2 की पावर 2 भी 3 बार है, तो 2 की पावर 2 4 होता है, 4 गुणे 3 कर दो, और यहां से मिलेगा 24, यहां से मिलेगा 12, और एक बार जो 36 आए उसमें 2 और जोड़ दीजिए, उत्तर आया 38। डायरेक्ट भी हम लोग सोच सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे। दूसरे प्रश्न पर हम बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आपका डन हो चुका है, दूसरा प्रश्न बोर्ड पर अपीयर हो चुका है। मुझे लगता है कि इस पूरी क्लास में इस प्रश्न को लेकर किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक वर्बल सा, एक मतलब जैसे स्टेटमेंट वाइज डिविजिबिलिटी का जस्ट डिस्कशन क्वेश्चन है, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है। कहा गया यदि कोई संख्या 2 से कटे और 3 से कटे तो वह निम्नलिखित में 2 से और 3 दोनों से भाज्य है, तो वह निम्नलिखित में से भी भाज्य होगी। मतलब किससे भाज्य होगी? जो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, कंफर्म है कि वह संख्या 6 से कटेगी। अगर हम लोग जब भी बात करते हैं 6 की भाज्यता के लिए, तो हम बात करते हैं कि वह संख्या जो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, वही 6 से कटेगी। 2 से कटने के लिए संख्या का अंत देखते हैं, संख्या का अंत देखते हैं। अंत में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। 3 के लिए हम सभी अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग करते हैं। अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। निश्चित तौर पर कोई संख्या अगर हमें दी जाए और हमें उसकी भाज्यता 6 से पहचाननी है, फिलहाल हम उल्टा चले आए, 6 पर बात कर रहे हैं, जबकि नियमतः हमें बात 2 पर करनी चाहिए, 3 पर करनी चाहिए। लेकिन एक कन्फर्म मान के चलिए जिसकी भाज्यता 6 से है वह 2 और 3 दोनों से कटता है। केवल 2 से काम ना चलेगा, केवल 3 से काम ना चलेगा, मतलब उसको 2 और 3 दोनों की भाज्यता को चेक करना पड़ेगा। उत्तर आप बताएंगे 6। राइट सोल्यूशन यहाँ पर पहले प्रश्न मतलब सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, जो कि 6 है। तो मतलब कंफर्म कर लीजिए जो संख्या 6 से कटेगी, अर्थात 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, वह 6 से भी कटेगी। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे 12 की बात किया जाए, जो संख्या 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 12 से कटती है। 14 की बात किया जाए, जो 2 से कटे, 7 से कटे, 14 से कटेगी। 15 की बात किया जाए, जो 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 15 से कटेगी। मतलब अगर हमें इनकी भाज्यता चेक करनी है, हम इनकी और इनकी चेक करते हैं, इनकी चेक करनी है, इनकी और इनकी चेक करते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर आप उठा लें। इवन कहीं 99 की भाज्यता की बात आए तो 9 से कटे, 11 से कटे, वह 99 से कट जाती है। तो भाज्यता के लिए हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नंबर को फैक्टर के फॉर्म में। इसका उपयोग डायरेक्ट डिविजिबिलिटी के प्रश्न में भी होता है, लासा मासा के भी प्रश्न में होता है, और बहुत आराम से इसका उपयोग करके हम प्रश्न को हल कर पाते हैं। फिलहाल दूसरे प्रश्न का उत्तर है पहला ऑप्शन 6। राइट सोल्यूशन आपके सामने इस प्रश्न का करेक्ट हल है। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आया है, आइए फटाफट यहां पर इसको भी देखिए। इस प्रश्न के बारे में बात किया जाए, क्या है? रूट के अंदर जो बता सके प्लीज उत्तर दीजिए। 16 है, फिर रूट के अंदर 8 है, फिर रूट के अंदर 4 है। कौन कौन हमें इस प्रश्न का उत्तर बताएगा? यहां पर हमें तेजी के साथ हल करके बताए इसका मान क्या हो जाएगा। आप बताइए कौन कौन बता सकता है यहां पर। सबसे पहले देखिए, हम लोग अगर इस टर्म को समझ पा रहे हैं, उत्तर देखिए कितने लोग का आ रहा है, प्लीज बताएं। 4 का वर्गमूल कर लो, 2 हो जाएगा सबसे पहले। अब 2 को 8 में गुणा कर दो, 16 हो जाएगा। मतलब यहां तक 16 हो चुका, और यहां पर अभी 16 है, ध्यान दीजिएगा। 16 का पहले वर्गमूल कर लें, मतलब इस तरह जो हमने अभी ब्लैक बना दिया, इसका मान 16 है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है।
16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। कुल मिला के मेरे पास इस वाले 16 और इतना तक हल करने पर मिला है 4। मैं यहां पर ऐसे कर दूं तो 16 चौके क्या होता है? 64 होता है और 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, नोट करिए 8, और जितने लोगों ने 8 बताया खुश हो जाएं। सही हल 8 है, करेक्ट हल 8 है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर 16 लगा सकते हैं, लेकिन मैं श्योर कर रहा हूं कि सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। पहले ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कंफर्म वे में आंसर नोट कर लीजिएगा। ये हो गया तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न का उत्तर है पहला ऑप्शन जो कि 8 दिया गया है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बढ़ूंगा चौथे पर। आइए चौथे प्रश्न को पढ़ा जाए और इसको खूब अच्छे से मन लगा के हल किया जाए। आपके सामने एक नंबर दिख रहा होगा, मतलब एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। हालांकि करेंगे तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। मेरे पास 9,000 रुपए की एक राशि है, मतलब एक अमाउंट है जो कि 9,000 है। मुझे 3 व्यक्ति ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट अर्थात बांटना है। बांटना कैसे है? ए के भाग और बी के भाग का अनुपात 5:2 है, अर्थात ए और बी में 5 और 2 की तुलना के आधार पर बांटना है। जबकि कह रहा है बी के भाग तथा सी के भाग में 7:13 का अनुपात है। मतलब बी और सी कैसे संबंधित है? 7 और 13 के वे में संबंधित है। इसने हमसे पूछा हमें बी का भाग बता दो कि बी को कितना पार्ट मिल जाएगा, उस पैसे का कितना भाग मिल जाएगा। आइए इन तीनों में इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, उनका नाम देखिए, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। डायरेक्ट हमें तीनों के बीच का संबंध ना दे करके पार्ट में संबंध दिया गया है, जिसका उत्तर हो जाए प्लीज हमें बता दें। पार्ट में संबंध कैसे दिया गया है? सुनते जाइएगा। ऐसे दिया गया है, पहले ए और बी का संबंध दिया है जो कि 5 और 2 का है। ए और बी का संबंध कितना भाई? 5 और 2 का है। फिर हमसे बी और सी का संबंध दिया, वहां से पढ़िए 7:13 है। मतलब ए बी कैसे रिलेटेड है और बी सी कैसे रिलेटेड है? बोथ रिलेशन आर गिवन। बट हम इनमें बी या सी किसी का भी मान तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तीनों के एक साथ रिलेशन अर्थात संबंध क्लियर ना हो जाए। उत्तर हमें बहुत सारे लोग बता रहे हैं, 1680, सौरभ, आदित्य, गुरुकुल, नाजिर, शिव कुमार, प्रियतम, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया सही उत्तर। मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि करना कैसे होता है। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले तीनों के बीच का संबंध बनाया जाता है, अर्थात कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने के लिए मैंने देखिए जो बीच में व्यक्ति है, जैसे ए बी के साथ भी है और बी सी के साथ भी, अर्थात जो बी है वो ए के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बी को बीच में रख दें। अब ए बी का संबंध रखा, बी सी का संबंध रखा। अब यहां पर अगर बी कॉमन है तो बी को बराबर होना जरूरी है, लेकिन बराबर तो है नहीं। बराबर करा जाएगा कैसे? आप इसको 7 से गुणा कर दो और इसको 2 से कर दो, बराबर हो गए। लेकिन इसको 7 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको 2 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 26। यही इन तीनों के बीच का अनुपात हो जाएगा। अब इसी अनुपात में उस 9,000 को बांटना है। जो 9,000 यहां स्टार्टिंग में दिया गया है, इस 9,000 को इसी अनुपात में बांटना है। तो आप अनुपाती पदों का जोड़ कर डालिए। जोड़िए कितना होगा? 26 और 14 तो 40 होता है, 40 30 70 5 75। अनुपाती पदों को जोड़ दिया, मतलब प्रत्येक अनुपाती पदों को जोड़कर बराबर कर दिया 9,000 के। किसके? जो कंप्लीट मान है, मतलब कंप्लीट सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू द कंप्लीट अमाउंट। हमें फाइंड करना है बी का भाग। बी का भाग कितना है? 14 है। इसका मान तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तहत हम लोग इसका मान तुरंत यहां से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले जैसे मैंने किया 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 600 हो गया। फिर इससे डिवाइड कर दिया, 120 हो जाएगा। 120 को 14 से गुणा कर दीजिए। 120 गुणे 14, 1 शून्य, 14 दूना 28, 14 1 के 14 2, 1680। ये डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट बताया है। 1680 राइट सोल्यूशन होगा, करेक्ट हल होगा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है, आप सभी लोग उतार सकते हैं। दिस इज द राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन 1680। प्लीज सभी लोग नोट करें। चौथा प्रश्न आपका डन हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं फिर बढ़ूंगा। अब तेजी के साथ आप लोग कमेंट करिएगा और उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। एज रिलेशन की बात किया जाए, इस प्रश्न में देखो एज का कॉन्सेप्ट है, आयु का प्रश्न है। और श्योर करके चलिएगा, आयु का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा किसी भी हालत में। आप ग्रुप डी दे रहे हैं, ग्रुप सी दे रहे हैं, कोई भी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो प्रश्न दिया है वो आयु के साथ साथ क्या है? औसत का उपयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा करा क्या जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियां, विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियों की औसत उम्र 15.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 16.4 है। जो लड़के हैं 16.4 की औसत से है, मतलब उनकी औसत 16.4 है। लड़कियों का 15.5 है, 15.5 है। हमसे पूछा कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है, मतलब कैसे लड़कियां लड़कों के अनुपात से संबंधित है, उनके साथ रिलेट कर रही हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत ध्यान से चीजों को समझना होगा। हमने कहा भाई ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, हम ट्रेडिशनल ना करके यहां पर ऐसे प्रश्नों के लिए एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिगेशन में क्या होता है, जब किसी समूह को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, लड़के लड़कियां महिला पुरुष, ठीक है, किसी भी आधार पे दो टुकड़ों में अगर हम बांट दे, हमें उनके सेपरेटेड मान पता हो और उनका कंबाइंड एवरेज पता हो, तो हम उनकी संख्याओं का अनुपात निर्धारित कर सकते हैं। लड़कों का भाग कितना दिया है बताइए, 16.4, लड़कियों का 15.5 और इनका कंप्लीट 15.8। ये होता है एलिगेशन का सही तरीका, जिसमें हम संख्याओं का अनुपात आराम से निकाल सकते। देखिए ये केवल बॉयज का रेशियो था, सॉरी ये औसत था, ये गर्ल्स का था और यह कंप्लीट था। हम क्या करेंगे, इससे इसका डिफरेंस करेंगे, इससे इसका डिफरेंस करेंगे, यहां से लड़कियों की संख्या, यहां से लड़कों की संख्या का रेशियो हमारा डिफाइन हो जाएगा। आइए कर दिया जाए। भैया देखो इनका इनका डिफरेंस करिए, 15.8 से पहले 6 बनाना है 0.2 और 0.4 मिलके 0.6 हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखिए अगर हम 15.5 से 15.8 आ रहे हैं तो 0.3 का डिफरेंस है। दशमलव खत्म करें 1:2 हुआ, लेकिन यह 1:2 लड़के और लड़कियों का है। प्रश्न में पूछा है लड़कियों का और लड़कों का, तो लड़कियों की संख्या यहां पर 2 से इंडिकेट होगी और लड़कों की 1 से इंडिकेट होगी। तो इसमें कहीं गलती लोग कर सकते थे 1-2 में, तो सही उत्तर यहां पर 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 5वें प्रश्न का करेक्ट हल 2:1, 2:1 राइट सोल्यूशन है। और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। एक बार कंफर्म कर दे कितने लोग को समझ में चीजें आ गई हैं, क्लियर होती जा रही हैं। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपको परफेक्टली क्लियर होती चली जाएंगी। बढ़ूं आगे, कंफर्म कर दीजिएगा थंब से सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अगर होता जा रहा है तो एक हमें सहमति दीजिएगा और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, बहुत बढ़िया सा अगला क्वेश्चन है, इसको भी पढ़िए और उत्तर दीजिए। हर बार हर पेपर में आपको इस तरह से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिखेगा, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को बहुत आराम से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बस आप केवल और केवल कंसंट्रेशन बनाइएगा। कुछ लोगों के मन में है सर कैसे पूरा, मैं आपको बस इतना बताऊंगा, ध्यान सुनते जाइएगा। जब भी आपको जो पढ़ाया जा रहा है कोशिश करके उधर आप 12 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, इधर हमारे साथ 3-3.5 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको क्लास में ही तैयार करना है। ये समय 10 दिन का जो है इसका उपयोग जो जितना बेहतर कर पाएगा, जितनी प्लानिंग के तहत कर पाएगा, वही परीक्षा में उतना कॉन्फिडेंट हो पाएगा। आपको यहाँ बहुत रिसर्च नहीं करना है, करंट क्वेश्चन पढ़िए वहीं तैयार कर लीजिए, उसके आगे आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एकाध प्रश्न हो सकता है मैं आपसे बोलूंगा कि इसको बेटा आप क्या करना, रिवाइज कर लेना, ये कर लेना, बाकी आपको डायरेक्ट करना है और कुछ मत करना है, ठीक है। यस, छठा प्रश्न, अम्ल और पानी के एक 25 लीटर के मिश्रण में हमारे पास एसिड है एंड वाटर है। एसिड और वाटर का 25 लीटर का मिश्रण है, 25 लीटर का। अम्ल और पानी का अनुपात, एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 4:1 दिया है। मतलब अगर 25 लीटर का मिश्रण है अम्ल और वाटर का, एसिड एंड वाटर का, तो उसमें 4:1 का अनुपात दिया है। मतलब अगर हम एक थैला, एक डिब्बा दिए हैं जिसमें पानी और एसिड है, 4 भाग अगर एसिड है तो 1 भाग पानी है, ये स्थिति है। अब इस घोल में, उस लिक्विड में हम 3 लीटर पानी और भर देते हैं, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब इस घोल में अम्ल और पानी का रेशियो अर्थात अनुपात क्या रह जाएगा, आइए कर दिया जाए। सबसे पहले भैया आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जब ये स्ट्रक्चर आपको दिया है, इस समय अगर मेरे से कोई पूछे कि अम्ल क्या है पानी क्या है, कितना अम्ल है कितना पानी, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में अप्लाइड होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दूं, 5 हुआ, 5 की तुलना इस 25 से किया, 1 = 5 हुआ।
1 बराबर अगर 5 हुआ तो 4 बराबर 20 हुआ, अर्थात एसिड की मात्रा अगर 20 लीटर है तो पानी की मात्रा 5 लीटर है। इस रेशियो के हिसाब से एसिड की मात्रा अगर 20 लीटर है तो पानी की मात्रा 5 लीटर है। अब इसने हमसे एक बात कहा कि आप कुछ और परिवर्तन ना करो, बस पानी में 3 लीटर पानी और जोड़ दो। जैसे जोड़ेंगे पानी कितना हो गया 8। क्या एसिड में कोई परिवर्तन नहीं, एसिड एज इट इज है। अब रेशियो कितना हो गया 4 पंचे 20, 4 दूना 8। हमसे पहले हमारी क्लास के स्टूडेंट ने बता दिया, सारे लोगों ने ये सब लोगों ने उत्तर दिया है, तो मुझे इससे बेहतर खुशी हो नहीं सकती किसी अध्यापक को। 5:2 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का है। फटाफट आप लोगों ने बताया। स्टार्टिंग में एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया था, टोटल मात्रा दी गई थी, मैंने एसिड और वाटर का भाग निकाल दिया, पानी जितना बढ़ाने को बोला था उतना मैंने बढ़ा दिया। राइट नाउ हमारे पास एसिड एंड वाटर का रेशियो 5:2 बन जाएगा, जो आप लोग करेक्ट और प्रॉपर नोट कर सकते हैं। छठे प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है। ठीक है, ये मैथ है, मैथ में थोड़ा फोकस रहने की जरूरत होती है, स्वीकार करने की जरूरत होती है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, केवल ये 10 मॉडल पेपर आप करना, एक मैराथन करना। सभी अध्यापकों की तरफ से मैं बोल रहा हूं, खास करके मैं मैथ की तरफ से बोल रहा हूं। 10 मॉडल पेपर करना, एक मैराथन करना, और जो कक्षाएं चल रही हैं उसको नियमित करना। निश्चित तौर पर आप वही प्रश्न पाएंगे जो परीक्षा में आपको दिखेगा इन मॉडल पेपर की मदद से, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। और 10 तारीख और 11 तारीख का पेपर जब आप देंगे तो आप मुझे बताएंगे, जैसे बाकी परीक्षाओं में आपने बताया। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, और इस चीज आपको स्वीकारता आपकी दिखेगी 10 और 11 को। ये मेरे अंदर इतना है, मतलब कि आपको दिखेगा। इसलिए आपको कहीं कोई घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस केवल जितना पढ़ाया जाए 10 दिन और पूरा उसको आप कंप्लीट करिए, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये छठा आपका डन हो गया। अब मैं बढ़ता हूं, 7वें प्रश्न पर आता हूं। 7वां देखिए, मैं आपको फिर कंफर्म कर दे रहा हूं, एज रिलेशन का प्रश्न है, और एज का प्रश्न मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। ये तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा मैथ नहीं होती है, लेकिन चीजें हम लोग को थोड़ी समझने की जरूरत है। समझिए क्या है। 5 वर्ष पहले पुनीत और अमृता की औसत आयु 15 वर्ष की थी। 5 साल पहले। देखिए, एज के प्रश्नों में 3 लेवल होता है, एक वर्तमान, एक पहले और एक बाद। बस आपसे कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है कि जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो वर्तमान पर बेस्ड होते हैं। मतलब जो कुछ बातें बताई जाती है वो वर्तमान से ही आधारित बताई जाती है। कोई अगर आज की डेट में 20 साल का है तो 5 साल पहले वो 15 का था, 5 साल बाद वो 25 का हो जाएगा। अगर 2 लोग मिलकर इस समय 40 साल के हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 लोग इस समय 40 साल के हैं, तो मुझे बस उत्तर दीजिएगा 4 साल पहले वो लोग कितने साल के थे। 4 साल पहले दोनों में 4-4 घटाएंगे। देखिए यहां पर 4 साल पहले मतलब 36 मत बोल दीजिएगा। अगर 2 लोग इस समय 40 साल के हैं तो 4 साल पहले दोनों 32 साल के रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 4 इसमें भी घटेगा, 4 इसमें भी घटेगा। 4 साल बाद दोनों 48 साल के हो जाएंगे, क्योंकि 4 पहले में भी जुड़ेगा, 4 दूसरे में भी जुड़ेगा। यही मेरा बताने का यहां उद्देश्य था। अब जैसे इस प्रश्न में क्या बोला है कि पुनीत और अमृता की औसत आयु, औसत को लेकर कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दूं कि औसत भैया योग बटा संख्या होता है। अर्थात कभी जरूरत पड़े योग निकालने की, औसत गुणे संख्या कर दीजिए। अगर व्यक्तियों में 2 लोग हैं, पुनीत और अमृता, मतलब संख्या इनकी 2 है, औसत इनकी 15 है, तो 5 साल पहले इन लोगों की आयु का योग 30 ईयर रहा होगा, 30 वर्ष रहा होगा। पुनीत और अमृता की आयु का योग 5 साल पहले 30 साल था। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इनकी संख्या 2 थी और इनका औसत 15 था। आगे पढ़ते जाइए। आज पुनीत, अमृता और रेणु, अभी यहां पर 3 व्यक्ति हो गए वर्तमान में। पुनीत है, अमृता है और रेणु है, 3 लोग हैं। इनका औसत है 20 साल, इनका औसत है 20 साल। मुझे आप योग बता दो, क्योंकि संख्या हो गई 3, योग हो जाएगा भाई 60। मतलब अभी यहां पर 3 लोग हैं, 3 में पुनीत है, अमृता तो थी ही, रेणु एक नई शामिल सदस्य होती हैं। 3 होने पर औसत 20 है, अर्थात योग इनका 60 साल है। एक बात मुझे ये बताइए कि यहां पर जब ये दोनों पुनीत और अमृता 30 साल के थे, तो वर्तमान में पुनीत और अमृता 40 साल के रहे होंगे। इसमें तो डाउट नहीं है, क्योंकि 5 पुनीत में जुड़ा, 5 अमृता में जुड़ा, वर्तमान में दोनों की एज सम 40 साल होगा। इस 40 में 20 जोड़ने पर 60 आएगा। मतलब इस समय अगर 3 लोग हैं तो योग 60 है। हमारे पास अगर हम पुनीत और अमृता की योग को मिला दें तो रेणु की उम्र इस समय 20 साल होगी।
आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमसे पूछा रेनू की आयु बताओ 12 साल बाद। अभी सोचो कि अगर रेनू इस समय 20 साल की है तो 12 साल बाद कितने की हो जाएगी? 32 साल की रेनू जी हो जाएंगी, जो कि उम्र में यहां पर 32 साल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बहुत तेजी के साथ उत्तर भी आया था। 32 साल राइट सोल्यूशन है। एक बार ध्यान से सुनिएगा। 5 साल पहले दो थे, पुनीत और अमृता। औसत दोनों का 15 था, योग 30 था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सब बता दिया था। वर्तमान में दोनों को लेकर आइए तो वर्तमान में दोनों 40 होंगे, जबकि वर्तमान में एक सदस्य और बढ़ी है रेनू, और अब सदस्यों की संख्या 3 है लेकिन औसत 20 है, योग 60 है। योग 60 में 3 सदस्य शामिल है, पुनीत, अमृता, रेनू, जिसमें पुनीत और अमृता 40 के हैं तो रेनू हो गई 20 साल की। अगर रेनू इस समय 20 की हैं तो 12 साल बाद रेनू जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 32 साल हो जाएगी। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। जो प्रश्न कराए जा रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, एक ग्रुप सी ग्रुप डी के कंबाइंड लेवल को कराए जा रहे हैं और उसकी पूरी डिटेल मैंने पहले वीडियो में दिया था, जो मैंने संडे को किया था। वहां पे सब कुछ कंफर्म किया था। शिव कुमार, राजपूत योद्धा, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, सब लोग कंफर्म करिए। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर 32 साल है। आप इसको जरूर देख लीजिएगा, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना और करना आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न आ गया। मुझे इसका उत्तर चाहिए आप लोगों से। कौन कौन यहां पर है योद्धा? यहां पर कौन कौन से लोग कॉन्फिडेंट है इस प्रश्न के लिए? एक व्यंजक दिया गया, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। x का मान 3 दिया है, y का मान -2 दिया है और z का मान -1 दिया है। एक समीकरण है 4x² प्लस 3yz माइनस 7xz वर्ग। आपको इसको हल करना है, बहुत आसान होता है, करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान न्यूमेरिकली हमें सेटलमेंट करना है, सब कुछ आराम से कर लेंगे। देखिए 4, x का मान कितना है? 3, 3 का वर्ग, y कितना है? -2। प्लस माइनस का सही उपयोग करेंगे, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बिल्कुल आराम से प्रश्न हल कर पाएंगे। 3 करिए, y की जगह -2, z की जगह -1, -7 लिखिए, x की जगह 3 लिखो, z की जगह -1 का वर्ग लिखो। आइए अब हल कर लिया जाए, उत्तर आ जाएगा। देखो इन 9 हुआ, 9 चौके 36, दूना 72, -72 लिख दो। देखिए ये नेगेटिव है तो उत्तर तो नेगेटिव आएगा ही। 4 दूना 8, 9 72, जो मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको देखिए, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए ये माइनस है और ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, मतलब यहां पे रिजल्ट माइनस आएगा। 7 3 21 हो गया। अब देखो 2 माइनस है, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? अगर दोनों माइनस को जोड़कर 6, जैसे देखो यहां पर रियलिटी में वैल्यू कितनी होगी, इनको जोड़ना होगा। 3 हुआ, 7 2 9, -93 प्लस 6, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, घटेगा 87 आएगा और 87 में रिजल्ट नेगेटिव का लग जाएगा। -87 राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन हो जाएगा। -87, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। -87 सी ऑप्शन 8वें प्रश्न का करेक्ट हल है। फटाफट आप लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। 87 करेक्ट आंसर आ रहा है, वो भी नेगेटिव में। ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट हल क्या है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न देखो, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया है। मैंने कल भी इस पर एक चर्चा किया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है। संरेख की स्थिति बनती है हर मॉडल पेपर में, आपको 1-2 प्रश्न कोऑर्डिनेट के, ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन के, सबके दिखते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। 3 बिंदु मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास एक बिंदु x1 y1 है, एक बिंदु x2 y2 है और एक बिंदु x3 y3 है। तीनों बिंदु के संरेख होने का मतलब एक ही रेखा पर होना, एक ही रेखा। इसके कई तरीके होते हैं इस संरेख को निर्धारित करना या पहचान करना। इसने कहा यदि ये संरेख हैं, यदि ये संरेख हैं तो निम्नलिखित में क्या बराबर है, मतलब किस समीकरण के लिए संरेख है। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको कंफर्म होगा। मैंने संरेख के लिए बताया था कि अगर इस बिंदु को A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, इसको C कह रहे हैं, तो इसकी प्रवणता के बराबर हो। प्रवणताएं कैसे होती हैं? y2 - y1 अपान x2 - x1 बराबर y3 - y2 डिवाइड बाई x3 - x2। ये आपको ध्यान देना है। अब आपके पास जो समीकरण है उठा लाइए। आपके पास स्थिति A है, यह अगर x1 है ये y1 होगा, x2 है y2 होगा, x3 है y3 होगा। इसी पैटर्न पे लाके रख दीजिए, उन्हीं में से अभी कोई ना कोई सेट हो जाएगा और जिसका हो जाए उत्तर भी बता दे।
मैंने कहा y2 माइनस y1 तो b माइनस जीरो, x2 माइनस x1 0 माइनस a बराबर y3 माइनस y2 माइनस 1 माइनस b बराबर 1 माइनस जीरो। ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सेटल करिए इसको। ये b बाई माइनस a हो गया बराबर माइनस 1 माइनस बी अपान 1 हो गया। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें होगा क्या आगे। पहली चीज भैया देखो, अगर यहां पर एक बाहर माइनस है, इसके बाहर भी अगर हम माइनस ले लें, देखो ऐसे हो जाएगा b बाई ए बराबर 1 प्लस बी हो जाएगा, या b प्लस 1 जो भी मर्जी आप बोल दीजिए, बटा 1 है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सेट करें, जैसे देखो यहां का माइनस और यहां का माइनस खत्म किया, इसके दोनों माइनस गायब हो जाएंगे। इसको इधर कर दीजिए तो यह 1 अपान ए हो जाएगा और यह 1 प्लस बी अपान बी हो जाएगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा देखिए, 1 अपान ए बराबर 1 अपान बी प्लस बी अपान बी, तो बी अपान बी 1 हो जाएगा। कहने का सेंस हुआ 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी बराबर 1 हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी दैट इक्वल टू 1। एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा अगर 3 बिंदु हमको दिए गए हैं, अगर सुनोगे अच्छे से तो क्लियर होगा भाई, नहीं सुनेंगे तो नहीं होगा। और प्रश्न देखो इजी भी है, ये भी समझिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है, और अगर इग्नोर किया तो टफ भी है। तीनों चीजें हैं इसके साथ, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इग्नोर किया तो टफ भी है। हाँ, संरेख अगर 3 बिंदुओं का आएगा तो ध्यान रखना, हम बिंदुओं को कोऑर्डिनेट पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 से निर्देशित करते हैं। संरेख के लिए कहते हैं ए बिंदु ए से बी की प्रवणता निकाली कैसे जाती है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बी से सी की प्रवणता y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2 के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तभी मान के चलिएगा कि यहां पर वो संरेख हो गए। इसने कहा था तीनों बिंदु संरेख हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इनको फॉलोअप करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे करता है। मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 प्रॉपरली लिख दिया जैसे वहां दिया गया था। y2 माइनस y1 b माइनस जीरो माइनस ए माइनस 1 माइनस बी और 1 माइनस जीरो लिखा। देखो भाई अगर हम चाहें ना तो इसको थोड़ा आपको समझा दें, यहां पर ये b अपान जो माइनस ए था और ये माइनस 1 अगर बाहर कर लो तो 1 प्लस बी हो जाएगा बटा 1 है, ये इससे खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको लिखा था b बाई ए बराबर 1 प्लस बी अपान 1। यहां पर देखिए ये लिखा है। अब इस b को इधर कर दिए और इसको 1 अपान ए रहने दिए, अंततः आप यहीं पर रीच कर गए। यही सही तरीका था। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और मुझे लग रहा है जो सिंसियर लोग हैं कंफर्म इसको कर सकते हैं। बहुत ही समझदारी के साथ आपको इसका उत्तर देना है। एक बार मुझे कंफर्म भी कर दीजिएगा कितने लोगों को यह प्रश्न समझ में आया, कितने लोग का जोश बरकरार है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पता चले कि हम तो बढ़ रहे हैं और हम सही नहीं बढ़ पाएंगे सर, ये भी होता है ना। तो कंफर्म कितने लोगों को समझ में आया मुझे बता दें। फिलहाल मैं नंबर 10 पर पहुंच रहा हूं। कौन से नंबर पर, 10 पर। बोर्ड पे आ गया है 10 नंबर। अब आज देखिए 10 नंबर का एक प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी। ये देखिए ए बी सी, एक रेखा है यनियम जो ए बी के समांतर है। लिखिए AC जो है यमन के समांतर है। AC यमन के समांतर है। यहां पर हमको कुछ जानकारी दिया है, जो BN है वो 5 सेंटीमीटर है और NC जो है 2.5 सेंटीमीटर है। इसने हमसे कहा कि BM रेशियो AM का अनुपात क्या होगा। इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति जब भी बनती है दो त्रिभुजों में, ध्यान से देखना, अगर हम ऐसे त्रिभुज यहां ऐसे बना के दिखाते हैं आपको बड़े आराम से। इसी त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, इसी त्रिभुज को ऐसे बना देता हूं, एक को यम कह दो, इसको यन कह दो। मैं कंफर्म कर दूं कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज AMN के। मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के अनुपाती होगा, सॉरी समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट, मतलब 5/2.5 बराबर होगा BM अपान AM के समानुपाती संबंधों में कट कर यह इसके या इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप समझ गए हैं यहां पर 5 1 के 5 और ये आपका ये कितना हो जाएगा, मतलब अगर जैसे हम 5/2.5 लिखे हैं तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ 1 होगा या 2 होगा, 2:1 का अनुपात हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। सिंपली सेपरेट कर सकते हैं, इसको यहां कर दीजिए तो 5 और 2.5 ये भी होगा, मतलब अगर सोचिए तो यह 1 या 2, 2:1 उसके हिसाब से हो जाएगा। समरूप त्रिभुज बन रहा है, समरूप त्रिभुज में स्थिति आपकी जनरेट हो जाती है। तो 10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया, बिना किसी कंफ्यूजन के आप उतार सकते हैं। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न पर, अगला आ गया, कौन कौन इस ऊंचाई दूरी के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ऊंचाई दूरी में होता क्या है कि हम पाद अर्थात जमीन पर होते हैं, ये देखिए जमीन है। इस प्रश्न को पढ़िए, एक मीनार के पाद से, ये मीनार रही होगी, मीनार का ये फुट है जिसको फुट पाद बेसिकली कहला रहा है, डी मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, जैसे देखिए वो मीनार है, मीनार का फुट है, हम यहां पर खड़े हो गए, यहां से मीनार की चोटी को हम देखेंगे। एक मीनार के पाद से डी मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर, यह है मीनार का टॉप, उसके शिखर का उन्नयन कोण ऐसे बनेगा, यहाँ पे सन का एलिवेशन होगा और यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री है। तो मीनार की यदि ऊंचाई मीनार की 20 मीटर है तो इस दूरी का मान हमको बताना, अर्थात डी का मान आपको बताना है। उत्तर बता दीजिए, बहुत सारे लोग हमें बता दिए हैं, बहुत बढ़िया। आपको पता है जब भी मीनार खड़ी है सीधा तो यह समकोण बनाती है, यह समकोण त्रिभुज बनकर सामने है। ऐसी स्थिति में हम लोग इस कोण को इन दोनों भुजाओं के आधार पर रिलेट करते हैं, कहते हैं कि यह जो होता है वह tan थीटा के माध्यम से दिखाया जाता है। जब भी उसे परपेंडिकुलर, इसको बेसिकली परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं, इसे बेस या आधार बोलते हैं। tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। यहां पर थीटा कितना है, 30 है, tan 30, परपेंडिकुलर 20 है और b आपका d है, और d ही हमको फाइंड करना था। मुझे कोई बताए कि tan 30 का मान क्या होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 60 का मान याद रखिएगा, कल बताया था √3 होता है। tan 45 का मान मुझे बताइए 1 होता है। tan 0 का मान 0 होता है। tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। ये सब दिमाग में रखिएगा आप लोग। फिलहाल त्रिकोणमिति में हम ये सारी चीजें कुछ ना कुछ स्पष्ट कर देंगे। अब आपको जैसे डी फाइन करना है, अब इसका मान कितना हुआ, 1/√3 बराबर 20/d है, तो d बराबर भैया कितना हो गया, 20√3 है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत आराम से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। तो डी ऑप्शन 20√3 द राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। 11वां आपने डन कर दिया है। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। एक एनर्जी अपने अध्यापक को, अपने टीचर को, अपने संस्थान को जरूर देते रहिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी का भाग है, ठीक है। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है एक समबाहु, कल मैंने डिस्कस किया था अबाउट द इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। ये देखिए भैया समबाहु त्रिभुज है। कल मैंने इस पर इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल को लेकर के आपको बताया था, आप में से बहुतों को पता भी होगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाएं हम ए ले लें, या ए ना ले लीजिए क्योंकि ए भी यहां पर दिया है, एक्स ले लें, जो भी मर्जी आप ले लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की दो जानकारी आप रख लीजिए। पहली चीज भैया सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। सभी भुजाएं बराबर होते हैं, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसकी ऊंचाई √3/2 इंटू यक्स होगी। अगर भुजा आपकी यक्स है, भुजा क्या है, यक्स है तो, और इसमें एरिया जो होता है वो √3/4 यक्स वर्ग हो जाएगा। ये दो चीजें आपको इस समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी में रखना जरूरी है। इसने कहा हमको इसका एरिया ए दिया है और ऊंचाई बी दिया है, और निकालना क्या है, बी वर्ग अपान ए। बी क्या है, ऊंचाई है, और ए क्या है, क्षेत्रफल अर्थात एरिया है। आपको ऊंचाई भी पता है, क्षेत्रफल भी पता है, दोनों यहां के रख दीजिए, लाके रख दीजिए। पहले ऊंचाई को देखिए कितना है, √3/2 यक्स का होल वर्ग हो जाएगा, क्योंकि बी का वर्ग बोला है। और सिंपली क्षेत्रफल रखना है, क्षेत्रफल कितना है, √3/4 यक्स वर्ग। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन कौन कर पा रहे हैं। यहां पे देखो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोचो 3/4 यक्स वर्ग
थोड़ा सा हम जगह लेके बना दें, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। मैं इधर कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ इसको क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, 3/4, क्योंकि √3 का होल वर्ग करेंगे 3 होगा और 2 का करेंगे 4 होगा, ये x वर्ग हो गया, डिवाइड बाई ये √3 ही रहेगा, बटा 4 होगा और ये x वर्ग। अब देखो काटिए पीटिए, ए इससे खत्म, ए इससे खत्म, 3/√3 है, 3/3 कहीं √3 है नहीं है, लेकिन नहीं है तो उसको हम कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे? परिमेयीकरण करके, रेशनलाइज करके। कल मैंने इस तरह का एक परिमेयीकरण आपको करके बताया था, आज भी देख लीजिए। 3, इस √3 को ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 गुणे √3 3 होता है या खत्म हो जाएगा, उत्तर में केवल √3 आएगा। मान हमारे सामने बी ऑप्शन है जो कि √3 यहां पर इस प्रश्न का है। यस, समाधान के लिए एक लोग हमसे कह रहे समझिए महोदय आप लोग ऐसे लिखते जैसे जो चिट्ठी होती थी उसमें स्कूलों में लिखी जाती थी, समाधान के लिए कुछ समय दे, जरूर देते हैं। देखो इस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बहुत ज्यादा, जैसे देखो आपको लग रहा होगा बड़ी स्पीड से जा रहा है सर, बहुत तेजी से जा रहा है। मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस समय की उपयोगिता समझिएगा। अगर मुझे 8-10 दिन में सब कुछ कंक्लूड करना है, आप मेरे साथ थोड़ा स्पीड अप होइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको यहीं तैयार करिए। आप इसके बहुत कॉन्सेप्ट और उस पर मत जाइए। जितनी चीजें मैं पन्ने पर लिख दे रहा हूं मैं भेजता भी हूं आप लोगों को, टेलीग्राम पे गया भी होगा, आप वहां पर हल करिए, उसको रिवाइज करिए, अगर जरूरत पड़े तो सरसरी नजर से एक बार देखिए, मतलब एक 1 लाइनर की तरह आप उसको प्रिपेयर करिए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए बेहतर करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, लगे रहेंगे आपके साथ। अभी आपको थोड़ा सा इस तरह से हमारे साथ लग करके इस परीक्षा की सही स्ट्रेटजी, मुझे आप थोड़ा सा नेगेटिव भी मानोगे ना तब भी मैं कुछ ऐसे ही करूंगा जो आपके काम आएगा, समझ रहे हैं? और मैं 100% बता रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं लेवल ना, लेवल की अगर बात करोगे तो लेवल इससे कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, या लेवल इस पर बैलेंस रहेगा। आप लेवल को लेकर के मेरे ऊपर दिमाग में चिंता छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर कि मैं कौन सा प्रश्न ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं। ना लेवल अप के लिए बोलना, ना डाउन के लिए बोलना, ठीक है? लेवल बस जाके परीक्षा में मिलाइएगा। यस यस, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर चलता हूं और आप लोग यहां पर अगले प्रश्न पर मेरे साथ इस प्रश्न का उत्तर देकर के आगे बढ़िए। 13वां नंबर, एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन, देखो ये बेलन है, बेलन समझते हैं आप लोग, सिलेंडर जिसको कहते हैं, हिंदी में बेलन बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको सिलेंडर बोलते हैं। लेकिन ना वह बेलन वो है जिससे रोटी बनती है, ना वह सिलेंडर वो है जो घर में गैस की तरह आती है, गैस जिसमें आती है। ये आपके पास एक बेलन है लंब वृत्तीय, जिसकी अपनी ऊंचाई होती है और रेडियस होता है, तथा एक ठोस अर्धगोलाकार अर्धगोला जैसे तबला होता है या हौज होता है जिसमें जानवर चारा खाते हैं, उस तरह का एक ठोस की तरह है, तबले की तरह है। तबले में नीचे होल होता है, इसमें होल को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसकी भी अपनी रेडियस है, इसकी भी अपनी ऊंचाई है। कह रहा है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन है और एक ठोस अर्धगोला है, एक समान आधार, मतलब उनके आधार बराबर हैं तथा एक समान ऊंचाई, मतलब ये थोड़ा सा दिखने में खराब लग रहा है, लेकिन यही जो यच है वो आर के बराबर है, यहां भी वही आर के बराबर है। जो हमारा आधार है वही हमारी दोनों स्थितियों में ऊंचाई है। उनके संपूर्ण पृष्ठतल के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आपने अगर कभी बेलन के बारे में पढ़ा है, दो प्रकार से पृष्ठतल अर्थात सरफेस एरिया होते हैं। सरफेस एरिया एक होता है कर्व, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जिसको CSA कहते हैं, जिसमें दोनों के आधार इंक्लूडेड नहीं होते, ये होता है 2πr। और एक उसका टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें हम 2πr के साथ साथ दो सर्कल ऐड कर देते हैं तो 2πr H+R हो जाता है, H+R हो जाता है। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया 2πr H+R हो जाता है। किसी भी बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2πr H+R हो जाता है। जब आप ऐसे सोचिए, जो हौदा होता है जो जानवरों को खाने के लिए होता है, आप नीचे एक ऐसे सरफेस पाते हैं, हालांकि पूरा जो होता है 4πr² होता है, लेकिन काट दीजिए बीच से, ऐसे जैसे देखिए पूरा जैसे गेंद है, गेंद को ऐसे काट दीजिए तो 2πr² नीचे हो जाता है। और जो सरफेस बनता है जिसपे जैसे तबले की तरह बजाया जा रहा है, उसका भी एक πr² वो भी बन जाता है। मतलब इसको आप कह सकते हैं 3πr² होता है, 3πr² होता है। अब आप इसको दोनों को एक साथ रेशियो में सेट कर दीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बस H नहीं लिखना है, केवल हमें R को R ही लिखना है, क्योंकि R और H बराबर हैं। 2πr H+R मतलब R+R,
मतलब 2r हो जाएगा। और अनुपात देखो इसका क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। देखो पाई पाई से खत्म हो गया, यहां पर 2 2 जा 4 पाई 4 आर स्क्वायर हो गया, अनुपाते 3 आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से खत्म हुआ, 4 अनुपाते 3 बन गया। यही हमारे इस प्रश्न का हल है, 4 अनुपाते 3। राइट सोल्यूशन 4 क्या हो जाएगा, रेशियो 3। ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर एच प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया। इस तरह का जो हमारे पास अर्धगोला बनता है उसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें क्या करना है, एच और आर को बराबर करना है। तो चाहे एच एच लिख दीजिए चाहे आर आर लिख दीजिए, कट कर 4 अनुपाते 3 में यह चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 13वें प्रश्न का करेक्ट हल आपको बी ऑप्शन में दिखा है, 4 अनुपाते 3। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगले प्रश्न पर पहुंचता हूं। प्रश्न संख्या 14 14 देखिएगा आपके सामने है बोर्ड पर अवेलेबल, इसको पढ़िए क्या लिखा है। अब आप बोट एंड स्टीम जैसे उसके एक प्रश्न होते हैं 10 कॉन्सेप्ट के। जब कोई रेलगाड़ी है, देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की अपनी एक सर्टेन लंबाई, इसका एक ड्राइवर होता है, इसका अपना गार्ड होता है, इसकी अपनी एक सर्टेन लंबाई होती है और वह लंबाई दिया है 270 मीटर। यह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे एक पुल को, देखो एक पुल था ऐसे जो कि 180 मीटर लंबा था, इसको रेलगाड़ी को पार करना है। कह रहा पार करने में उसे कुल कितना समय लग जाएगा। याद रखिएगा जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, खड़ी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, इस तरह की किसी चीज को पार करेगी तो उसे पार करने के दौरान अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी दूरी मानना पड़ेगा, मतलब दोनों को जोड़ देना पड़ेगा टोटल दूरी के लिए। तो 270 में 180 जोड़ दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। रेलगाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड इसलिए बनाना है क्योंकि जो लेंथ है वो मीटर में है और उत्तर भी देखिए सब सेकंड में आ रहे हैं। तो आपको 36 गुणे 5/18 कर देना है। याद रखिएगा कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में लिखना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 दूना 36, 5 दूना 10, यह 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको 10 से भाग करिए, यह 450 होगा जोड़ने पर, नीचे 10 है, कुल मिला के 45 सेकंड का वक्त लगेगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। तो याद रखना कभी रेलगाड़ी, पुल, सुरंग, खड़ी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, इस तरह की किसी चीज को पार करेगी तो पार करने के दौरान वह अपनी लंबाई को उसकी लंबाई के साथ जोड़ देगी और अपनी चाल से उसको डिवाइड करके समय निकालने की बात करेगी। तो अपनी चाल उसकी क्या थी, 36 थी, 36 को आप 18 बना दीजिए, 5/18 से गुणा करिए, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, भाग दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बहुत लोग आया है। 14वें प्रश्न 14 का करेक्ट हल आप देख रहे हैं, 45 सेकंड है जो राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग उतार सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगला प्रश्न बोर्ड पर है। देखिए पूछा गया प्रश्न है, प्रतिशत से रिलेट कर रहा है, बहुत आराम से आप लोग इसका भी उत्तर हमें बता सकते हैं। दिया क्या है, P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30%। अब हमसे कह रहा है, देखो एक स्टेटमेंट के माध्यम से ये जानकारी दिया है, फिर कह रहा है जो Q है वो P का x% है, तो हमें x का मान बताना है। कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे, थोड़ा तेजी के साथ आप करके दिखाइए। बहुत हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको ऐसे गायब कर देना है। जब गायब कर दिया तो यह 5p माइनस 5q हो गया बराबर यह 3p प्लस 3q हो गया। p को एक तरफ, q को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर बुलाइए, 2p हो जाएगा, 5p से 3p निकलेगा। 5p जब जाके 3p में जुड़ेगा तो 5 3 कितना q हो जाएगा बताएं, 8q हो जाएगा। अब आप p और q में एक रिलेशन बना दीजिए अनुपात के रूप में, यह p बटा q, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 4/1 हो गया। मतलब p अगर 4 है तो q आपका 1 है, p अगर 4 है तो q 1 है, तो यहां पर q 1 है तो p का x% बताइए आप खुद ही किसके बराबर होगा। p की जगह पर लिखो 4 गुणे, अगर आप सोच रहे हैं तो 1/4 ही होगा जो कि 25% के बराबर होता है। मतलब 25% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आप वैसे भी सोचिए, यह 4 गुना है, यह 1/4 है, तो Q जो है P का 25% है। जैसे आपके पास मान लो 100 रुपए है, मेरे पास 25 रुपए है, तो
तो मैं आपका 1/4 हूं। आपके पास 4 रुपए है, मेरे पास 1 रुपए, तो मैं आपका 1/4 हूं। ये वर्बल क्वेश्चन आप लोग डिक्लेयर कर सकते थे। 25% है, जो Q है वो P का 25% है, राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रश्न आपका हल हो चुका है, जो कि 15वें प्रश्न का पहला ऑप्शन 25 करेक्ट हल हो गया है। बढ़कर मैं चलता हूं और मैं पहुंच गया हूं 16वें प्रश्न पर। चक्रवृद्धि ब्याज सुना होगा आप लोगों ने, जानते हैं, पढ़े होंगे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। जब हम किसी धन का निवेश करते हैं, एक धन होता है जिसका आप निवेश करते हैं एक निर्धारित समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए, और एक निर्धारित दर से हमें ब्याज मिलती है, तो हम लोग उस ब्याज को अगर कंटिन्यूअस अप्लाई करें, जैसे ब्याज पर ब्याज लगाएं, जैसे साल भर में जो ब्याज मिले उसको मूलधन में ऐड कर दें, फिर अगले साल का ब्याज निकालें, फिर मूलधन में ऐड कर दें, अगले साल का ब्याज, इस तरह से जब ब्याज पर ब्याज निकलता है तो वहां पर जो वृद्धि होती है वो सतत अप्लाई की जाती है, जिसको चक्रवृद्धि कह देते हैं, और इस तरह का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यहां पर हर साल ब्याज बढ़ता रहता है। इसकी एक बहुत आसान सिचुएशन होती है, देखने में तो टफ लगती है। कहा गया कि आप चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई पैसा निवेशित कर रहे हैं, वह पैसा 5 साल में 2 गुना हो जाता है। मतलब सेंस ये है कि अगर हम 5 साल तक उस पैसे को आपको दिए रहेंगे तो आप मुझे 2 डबल रिटर्न करेंगे। अगर मैं 100 दूंगा तो आप 200 रिटर्न करेंगे, मैं 1000 दूंगा तो आप 2000 रिटर्न करेंगे। हमसे पूछा गया कि मुझे अगर उस मूल का 8 गुना बनाना है, कितना गुना? 8 गुना। मतलब हम 2 गुने में संतुष्ट नहीं है। बहुत देखिए एजेंट आते हैं आपके पास, सर इतने पैसे का इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, अभी आएंगे, नौकरी वोकरी लग जाएगी, ज्यादा लोग आएंगे तो नौकरी ले लीजिए, सर इस पैसे का इन्वेस्ट कर दो, निवेश कर दो, हम आपका पैसा इतने दिन में डबल कर देंगे। हमने कहा डबल ओबल से काम नहीं चलेगा, आप मुझे 8 गुना करके बताओ कितना समय लेंगे। इस समय के प्रश्न को हल करने का एक बहुत आसान सिस्टम है। आप यहां लिखा करिए गुना और यहां लिखिए समय। समझिए, यहां लिखिए गुना, यहां लिखिए समय। आपने किया है 2 गुना और समय लगाया 5 साल। 2 गुना हुआ है 5 साल में। हम कह रहे मेरा 8 गुना करो, 2 नहीं 8 गुना करो, कितना समय लगेगा? अब आप इसको करने का तरीका समझो। इस 8 को प्रयास करके इसी बेस पर लिखने की जरूरत है। मतलब 2 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि 8 हो जाए। याद रखना, इस 2 को ही आधार बनाया जाएगा। ऐसा क्या कर दूं कि 8 हो जाए, तो 2 की पावर 3 पढ़ा भी, स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने 8 होता है। ये जो पावर है ना, ले जाके इसके साथ गुणा कर दे, 3 गुणे 5 कर दीजिए, तो 3 गुणे 5 देखिए क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। नहीं तो ट्रेडिशनली करना बहुत टफ होता है, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो प्रश्न इजिली हल हो जाता है। मैंने कहा कि 2 गुना हुआ था 5 साल में, 8 गुना बनाना है, कितना साल लगेगा? आप 8 को 2 पर आधार बना के लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 3 8 होता है। जो पावर होगा, पावर जाकर के समय, जो प्रीवियस समय था, पुराना समय था, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और उस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट हल 15 साल हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। ये भी देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको समझाऊंगा तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। एक तांबे के गोले को, गोला समझ रहे हैं, गोला मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेदर जो होता है वो गोला ही होता है, ऐसे ही होता है। ये देखो गोला है, एक तांबे का गोला है, जैसे तांबे का गोला ले लीजिए, खींचकर, मतलब पहले तो तांबे का गोला खींचकर, जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना, तो व्यास दिया है 18। ये व्यास है तांबे का जो गोला है, और इसका व्यास 18 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी 9। भैया आपके पास एक तांबे का गोला है जिसका व्यास 18 है, तो त्रिज्या क्या होगी? 9। इसको खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया, खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार समझ रहे हैं ना, तार हमेशा जो बनता है ऐसे, याद रखिएगा, जो भी तार आपके घर में कॉपर वायर, जैसे भी वायर लगते हैं, हमेशा वो सिलेंडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेलन बनाते हैं। उसका मिलीमीटर, जैसे उसका ये देखो व्यास है, व्यास क्या होता है? सर्कल अगर बनती है तो सर्कल का जो सेंटर का डबल होता है उसी को डायमीटर अर्थात व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है। इसी तार का उपयोग करके मतलब तांबे के गोले को खींच करके उसके ही धातु का उपयोग करते हुए हम एक तार बना रहे हैं। कह रहा है कि तदनुसार उस तार की लंबाई बताओ। देखो इसका व्यास क्लियर है, व्यास अगर 4 मिलीमीटर है तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो 2 मिलीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी होगी भाई? 2 मिलीमीटर। ऊंचाई हमको वही लेंथ है, ऊंचाई हमारी क्या है? लेंथ है। हम इसी तार का उपयोग करेंगे, मतलब जितना मात्रा इसमें है उतना ही मात्रा इसमें भी होगा।
याद रखिएगा गोले का जो आयतन होता है वही धातु की क्षमता है। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जाके बराबर हो जाएगा इसके आयतन के, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब इसका आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम उसी मात्रा उसी धातु का उपयोग करके तार बनाने जा रहे हैं। यह समझने की कोशिश करिएगा। मैंने जो जो बताया इसको खूब ध्यान से सुनते जाइएगा। मेरे पास एक भैया गोला था जिसकी अपनी व्यास थी, व्यास समझ रहे हैं, जो त्रिज्या का दूना होता है, 18 सेंटीमीटर था। मैंने कहा त्रिज्या 9 हो जाएगी लेकिन सेंटीमीटर। उसको खींच करके तार बना रहे हैं, और ऐसा तार बना रहे हैं जिसका व्यास 4 मिलीमीटर था तो त्रिज्या 2 मिलीमीटर होगी। कितनी लंबाई की बनेगी? मैंने कहा मात्रा घटेगी बढ़ेगी नहीं, मात्रा एज इट इज रहेगी। जो आयतन इस गोले का था, जितनी क्षमता, उसी आयतन को हम लोग इसमें बेलन में बदल देंगे। तो हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक देखो ये मिलीमीटर में सेंटीमीटर, मिली सेंटी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है भैया? 10 मिलीमीटर होता है। तो यहां पर 9 सेंटीमीटर है, तो 9 मिलीमीटर इसको बनाना है, तो यह 90 मिलीमीटर बन जाएगा, 90 मिलीमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब क्या होगा? 90 का होल क्यूब, बराबर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, इंटू एच, एच मतलब डी। यही हमको फाइंड करना है, डी। देखो कितना आसानी से हमने क्या किया है, गोले का आयतन है और ये बेलन का आयतन है। बेलन मतलब तार बेलन के रूप में बन गया है। पाई पाई से खत्म कर दो, ठीक है। ये 2 दूना 4, 4 4 से खत्म हो जाएगा। तो डी बराबर 90 का क्यूब बटा 3 हो गया। अब 90 का क्यूब आपको मैं बता दूं 729 होता है, 9 का क्यूब, और 10 का क्यूब 3 जीरो बढ़ जाएगा, बटा 3 कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 243 के बाद 3 जीरो बढ़ा दीजिए। लेकिन यह मीटर, अच्छा जो आया वो मिलीमीटर में मिलीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो अभी तो हमारे पास मिलीमीटर में आया है। मैं आपको बता दूं, एक देखो ऐसे होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। बस 1000 से डिवाइड कर देना, ये कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 243 मीटर। सही उत्तर आपके इस प्रश्न का पहला ऑप्शन होगा, 243 मीटर होगा। करेक्ट हल इस प्रश्न का हो जाएगा। जो मिलीमीटर में 243 के बाद 000 आया था, 1000 से भाग कर दिया, राइट सोल्यूशन 243 मीटर हो गया। करेक्ट हल इस प्रश्न का आपको डी ए ऑप्शन मिल गया। कितने लोग समझ पाए हैं? फिर से सुन लीजिएगा, सारी वर्किंग को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक गोला था, गोले का अपना व्यास था, खींच करके तार बना रहे हैं, जैसे खींच के होता नहीं, तार बना दिया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। जिस तार को बनाएंगे तार हमेशा सिलेंड्रिकल होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसका व्यास 4 है मिलीमीटर, तो त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो गई। आप एक काम करो, ये जो 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है किसकी? गोले की, इसको 90 मिलीमीटर कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसे एच अर्थात डी को हमें फाइंड करना, जो तार की लंबाई होगी। पाई पाई से कटा, 4 4 से कटा, 90 का क्यूब बटा 3 है। ये लेकिन है मिलीमीटर में, तार जो आया हमारा मिलीमीटर में है। इस मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना तो भैया 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। राइट सोल्यूशन 243 है। मैं आपको इस प्रश्न के लिए कहूंगा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं पूरा सोल्यूशन तो भेजूंगा ही, एक बार यहां से देखकर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह से करना, जहां पे मैं बोलूंगा रिवाइज करना कर लीजिएगा, बाकी जहां नहीं बोलूंगा वहां वही डन करके आगे बढ़िएगा। ये हो गया 17वां नंबर। आइए अब 18वें पे चलते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ए है 3:4। दो संख्याएं हैं जो कि A:B के रूप में है और 3:4 में है। उनका मासा 5 है, उनका मासा 5 है। हमसे उनका लासा पूछा है। क्या पूछा है? लासा। कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं, सुन लीजिए। यदि दो संख्याएं, कुछ पैटर्न समझिएगा, दो संख्याएं A:B में है, A:B में है, मासा बराबर यदि x है, दो संख्याएं अगर A:B में है, मासा यदि x है, जो बता सकते हैं फटाफट बता दें, तो संख्या क्या होगी? संख्याएं हो जाएंगी ax और bx, संख्याएं होंगी ax और bx, और लासा हो जाएगा abx।
समझिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा मासा संख्याएं अगर ए बी के अनुपात में है, मासा अगर x है तो संख्या ax और bx हो गई और लासा abx हो गया। संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, मासा 5 है तो लासा पूछा है, अगर इसको a माना, इसको b, इसको x, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो लासा कितना हो गया, सॉरी मासा, लासा 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 कितना हो गया, 60। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 60 करेक्ट है ना। आपने फटाफट बता दिया, 3 गुणे 4 गुणे 5, 12 पंचे 60, अर्थात लासा हमारा हो गया 60। इस 18वें प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन। फिर आगे बढ़ता हूं, यस, अगला प्रश्न 19 आ गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के कुछ पावर लगा लगा के भिन्न दिए जाते हैं। अगर इनका बेस कोई बराबर हो, पावर बराबर हो, तो हमें निर्धारित करने में दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत अभी है, कैसे सेट करेंगे इसको। इसको सेट करने का तरीका, जैसे दिया है 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, एक रहने ही दो, एक को कोई लेके टेंशन नहीं है, 6 की पावर 1/6। जो ये पावर है ना, जैसे 1/3, 1/2, 1/6, इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 होगा। अब बस हमारा काम हो गया। सुनिए कैसे, लिखो 3 से भाग करो 4 की पावर 1/12 करके देखिए, 4 3 12, 1/3 होगा। 2 भाग करिए 6, पावर 1/12। इससे करने की जरूरत नहीं है, आप एक मतलब एक ही होगा, इसमें कोई सोचने विचारने की बात नहीं। 6 से भाग करिए 2 की पावर 1/12, समझ रहे हैं। अब आप एक बार अगर कैलकुलेट करिए तो यह भी 3 की पावर 1/3 है, यह भी 2 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 1/6 है। अब सुनिए, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 की पावर 1/12, 2 की पावर 6 होता है 64 की पावर 1/12, एक ही है, और 36 की पावर 1/12। निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा है, कंपेयर करिए बेस को, क्योंकि पावर बराबर हो चुकी है। अगर पावर बराबर है तो सबसे बड़ा आधार किसका है, सबसे बड़ा आधार 81 है, और 81 किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर। तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा 3 की पावर 1/3 है, ये ऑप्शन सबसे बड़ा 3 की पावर 1 अच्छा 6 हो जाएगा, 6 भी लेके कर सकते हैं, एकदम सही बात है। अतेश ने कहा सर एलसीएम 6 होगा, भैया देखो 6 लेकर करोगे तो भी उत्तर आएगा, हमने 12 लेके कर दिया, एलसीएम बोल दिया, गलत बात है। लेकिन एक ऐसी संख्या लिया जो तीनों से कट जाए, 12 लेकर भी करेंगे तो भी आएगा, 6 लेकर भी करते थोड़ा और जल्दी आ जाता। फिलहाल 6 लेकर भी आप कर सकते थे, सेम टू सेम वही वर्किंग हो जाती, उत्तर आ जाता। यस, हाँ, यस 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 समझ रहे ना, 6 पर भी आंसर आएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप अगर यहां पर 6 ले लीजिए तब भी आपको सेम वही वर्किंग दिख जाएगी, लेकिन हमने 12 लेके किया है, तब मुझे पलटने की इच्छा नहीं हो रही है। हमने एक ऐसी संख्या ले ली जो प्रत्येक से कट गई, बाकी उत्तर आपका वही आएगा। यस, क्या किया है बाकी आपने देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा दिमाग में, यह आपका क्लियर हो जाए, तैयार हो जाए। जिससे अगले प्रश्न पर चल रहा हूं मैं। 19 हो गया, आप कंफर्म है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है, मुझे बता दें, समझ में तो आ ही गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, हमें किसी सामान को खरीदते समय 3 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, 30%, 20% और 10%, लगातार 3 क्रमिक छूटें दी गई। हमसे पूछा गया कि यह अगर छूट को हम समतुल्य एकल छूट मतलब अकेली छूट में बनाएं तो वह किसके बराबर होगी। जैसे आपको कहा गया एक दुकान पर जाकर कि सर आपको मैं 30 दूंगा, फिर सतत बे में कंटिन्यू, फिर 20 दूंगा, फिर 10 दूंगा। इसको कहते हैं छूट पर छूट, क्रमिक छूट, सतत छूट, कंटिन्यूअस डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका सिंगल इक्विवेलेंट मान क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला 3 इन पे अप्लाई करना सही नहीं होता है। इसको करना कैसे सुनिए, आपके पास है 30%, 20% और 10%। आप सभी का भिन्न मान लिखिए, क्या लिखिए, भिन्न मान। यह 3/10 होगा, यह 1/5 होगा और यह 1/10 होगा। कैसे किया गया, सबको 100 से भाग किया गया, 30/100, 20/100, 10/100। अब अप्लाई करिए, देखिए छूट में होता क्या है, कम होता है, मतलब 10 से 3 कम होकर 7 होगा, 5 से 1 घटकर 4 होगा, 10 में से 1 घटकर 9 होगा। ये हो गया, सुनते जाइएगा भैया। देखो 10 पचे 50 धाम में 500 होगा, और 7 चौके 28 गुणे 9, 28 गुणे 9, 9 8 72, 9 दूना 18 7 25,
ठीक। ये 500 से कितना हो गया बताइए, 252। 500 से कितना हो गया, 252। बातें समझ रहे हैं? दो तरीके हैं इसको निर्धारित करने के। कैसे तरीके हैं आप उसको देखिए ध्यान से। कितने लोग का उत्तर आ गया मुझे परफेक्टली बता दें, क्लियर हो जाएगा, अभी कंफर्म हो जाएगा। 500 से 252 होना मतलब कितना कम हो जाना, 248 कम हो जाना। कितना कम हो जाना, 248। आप गुणे 100 कर दो बटा 500 कर दो, मतलब कम कितना हो गया, 500 से 252, 248। ये 200 ने भैया 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 6 30, 49.6%। कभी कभी हम दुकान पे जाते हैं, हमको ये छूट ऑफर कर दी गई, कहा गया सर आप 30%, 20% और 10% की छूट दे रहे हैं। हमको लगा यार अच्छा बताओ, इसी समय कोई दुकानदार हमसे कह दे सर आप जो है 60% मेरे से ले लो, कितना दे रहा है, कह रहा है सर आप सीधा सीधा 60 ले लीजिए। ये कह रहे हैं हम 30 देंगे, 20 देंगे, 10 देंगे। आपको लगा यार ये भी 30 20 50 10 60 हो सकता है, कुछ ज्यादा ही हो जाए। तो आप इस समय ग्राहक के तौर पर इसको प्रिफर करेंगे, किसको करेंगे? कभी भी इसको मत प्रिफर करिएगा, इसको ही प्रिफर करिएगा। ऐसे जनरली जुड़कर अगर सिंगल के बराबर हो रही है तो पूछा जाता है प्रश्न, ग्राहक के दृष्टिकोण से कौन सी छूट उपयुक्त होगी? तो ग्राहक के दृष्टिकोण से हमेशा फ्लैट डिस्काउंट अच्छी होगी। इवन आपको 50 भी दे दे तो भी आप इसे सोचिए, जुड़कर कम हो रहा है तब भी मैं फ्लैट को लेकर आऊंगा, ये जो हमारे पास इसको लेकर आऊंगा। ये सब बात हम लोग पढ़ते हैं क्लास में कि ग्राहक के दृष्टिकोण से कौन सी छूट अच्छी होती है, दुकानदार के दृष्टिकोण से कौन सी छूट अच्छी होती है। सब कुछ डिपेंड करता है इस फ्लैट डिस्काउंट पर कि फ्लैट हो कितना रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। 20वां प्रश्न आपको 49.6 दे रहा है। 20वां हमने डन कर लिया। अब मैं बढ़ता हूं 21वें पर, आइए इसको भी पढ़ा जाए। दो लंब वृत्ताकार शंकु, शंकु जानते हैं ऐसे होता है, ये होता है शंकु, जो जोकर की कैप होती है, तंबू होता है, उसी को शंकु कहते हैं। शंकुओं के आयतन, दो शंकु हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, ये देखिए दो शंकु हैं। इनके आयतनों में अनुपात B1/B2 वो दिया है 4:1, मतलब इनके आयतन 4:1 के अनुपात में। उनके व्यास, व्यास मतलब डायामीटर, व्यास मतलब डायामीटर, डायामीटर ये होगा, ये 5 भाग है, यह वाला भाग कितना है, 4 भाग है। डायामीटर 5 और 4 के अनुपात में। तो कह रहा ऊंचाइयां किस अनुपात में होंगी, ऊंचाइयां किस अनुपात में होंगी। आयतन का सूत्र क्या होता है इसका, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है भाई। r, इसमें r कुछ होगा, इसमें r कुछ होगा, इसमें h कुछ होगा, इसमें कुछ h होगा। अब यहां पर देखो डायरेक्ट h तो नहीं दिया है, व्यास दिया है, लेकिन अगर हम इस व्यास को एज इट इज यूज कर लें तो भी कोई फर्क नहीं होगा, तब भी वही प्रश्न का उत्तर आएगा। अगर आपको त्रिज्या बनाना है तो इसको 5/2 कर दीजिए, इसको 4/2 कर दीजिए, तब भी 2 से कटेगा और 5:4 का ही अनुपात होगा। याद रखिएगा जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क की बात नहीं आएगी। तो हम लोग इसी पर रखते हैं चीजों को, कैसे, 1/3 पाई r1 स्क्वायर, r मतलब देखो अगर इसने कहा व्यासों का अनुपात 5:4 का है तो मैं कह रहा हूं त्रिज्याओं का भी 5:4 का होगा। पाई 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग h1 डिवाइड बाई 1/3 पाई 4 का वर्ग h2 बराबर 4/1, क्योंकि आयतनों का दिया, एक खत्म हो गया। ये 5 × 5 = 25, 4 चौके 16 हुआ। मैं लिखूंगा h1/h2 बराबर, ये 16 इधर जाएगा, 25 इधर आएगा, 16 चौके 64, 25 × 25, 64:25 होगा, जो ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा। बी ऑप्शन में इस प्रश्न का आपको फल दिख जाएगा। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? आयतन भाई 1/3 पाई ना भी लिखते तो कोई बात नहीं, मैंने समझाने के पर्पज से लिख दिया। r1 स्क्वायर h1 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर h2 बराबर आयतनों का अनुपात कर दीजिए, h1 h2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। इस 21वें प्रश्न का हल आपको दिख गया कितना, बी ऑप्शन 64:25 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। 21 हो गया है। 22 पर आ जाइए। आपसे कहा है 3 की पावर 43, ठीक है, 6 की पावर 43, 7 की पावर 43। इसमें यूनिट अर्थात इकाई का मान क्या होगा? इकाई को डिफाइन कैसे किया जाता है सुनिए। जब भी अगर बेस और पावर का प्रश्न हो तो ध्यान से देखिए, अगर बेस में
0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो कोई भी पावर होगा मान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर अंत में किसी बेस का एंड 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो कोई भी पावर लगी रहेगी तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसी बेस के अंत में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो हम पावर को 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं, अर्थात शेषफल निकालते हैं, और शेषफल को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो आता है वही इकाई का अंक हो जाता है। जैसे इस प्रश्न में देखिए, यहां पर क्या है, 6 है, तो 6 की पावर चाहे जो रहेगा 6 ही होगा। ये 3 है तो इसको 4 से भाग करना होगा। जब 4 से भाग करेंगे, 4 दहम में 40, रिमाइंडर 3 आएगा। अब 3 की पावर 3 कर दीजिए, यहां पे भी 43 है, 4 से भाग करिए, रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहां पर भी आपको 7 की पावर 3 कर देना होगा। 3 की पावर 3 भैया 27 होता है, तो अंत में 7 होगा। 6 एज इट इज रहेगा। 7 की पावर 3 343 होता है, अंत में 3 रहेगा। ऐसे करिए, 6 7 42 मतलब 2 लिखिए, 2 गुणे 3 मतलब 6 लिख दीजिए। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का क्या हो गया बताएं, डी ऑप्शन, जो 6 है। तो करेक्ट हल इस प्रश्न का 6 है, जो आप लोग परफेक्टली उठा सकते हैं, बता सकते हैं। 22 प्रश्न हमने डन कर दिए हैं। 3 प्रश्न जो अगले हैं, अभी तो आपको कंफर्म हो गया कि जिसमें हम यूनिट प्लेस फिक्स कर दिए, बता दिए। 3 प्रश्न जो हैं वो आपके डीआई बेस्ड हैं। डीआई भी पूछा जा रहा है, वो भी 5 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 3 पूछ लिया जाएगा, 4 पूछ लिया जाएगा एक ही फिगर पर। कल हमने पाई चार्ट दिखाया था, आज मैं बार डायग्राम दिखा रहा हूं। इसमें कहा एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले ग्राफ को देखिए। हम देख रहे हैं, हमें देखने में कोई बुराई नहीं है, और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ स्कूल के सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, और छात्रों की संख्या दी गई है। इनको देखकर हमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे इसी कंडीशन को देखते हुए। जैसे हम कहेंगे सेक्शन 1 में 60 बच्चे हैं, सेक्शन 2 में 30 है, 3 में 20 है, इस प्रकार से दिया गया है। अब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। 2 सेक्शन ऐसे कौन हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 1:3 के अनुपात में। आइए, मतलब पहला कम रहे, दूसरा ज्यादा रहे। इसका हो नहीं सकता, इसका भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 20 है, ऐसे लिख दीजिए, इसमें 60 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 70 है, और इसमें 50 है। बताइए कौन सा है सही उत्तर, कौन कौन बता रहा है इसमें? आप फटाफट बता सकते हैं, तुरंत करके दिखा सकते हैं। 20 और 60, मतलब 20 एक के 20, 20 तिया 60, 1 और 3 के अनुपात में सेक्शन 3 और सेक्शन 1 है। सेक्शन 3 और सेक्शन 1, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। सेक्शन 3 में 20 है, सेक्शन 1 में 60 है, तो कितना हो गया? बी ऑप्शन, सेक्शन 3 और सेक्शन 1 करेक्ट हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है? कौन से में किसी की तुलना में ठीक 2 गुनी है? देखो, यहां 60 है, यहां 30 है, यहां 20 है, यहां 40 है, यहां 70 है, और यहां पर 50 है। कौन ठीक 2 गुना है? देखो बगल बगल आपको दिख रहा है 20 से 40, 20 से 40 मतलब सेक्शन 4 जो है उस सेक्शन 3 की तुलना में ठीक 2 गुना है। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, सेक्शन 4। सेक्शन 4 सेक्शन 2 की तुलना में, 3 की तुलना में ठीक, यही तो बोला है। निम्नलिखित में किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है? तो हमने कहा सेक्शन 4 में ठीक 2 गुना है, सेक्शन 4 में। इसके बाद देखो 25वां प्रश्न लास्ट कर रहे हैं, फिर आपको हिंदी वाले सर दिखेंगे, विवेक सर, और विवेक सर अपनी हिंदी की ज्ञान आपको देंगे, जो है आप विवेक सर का भी इंतजार करिए। 25वां हम लास्ट कर रहे हैं, आप इतना मैथ पढ़िए, मैथ को लेकर के यहीं से दिमाग से चीजें निकालिए और आ जाइए हिंदी पर। 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में, 3 सर्वाधिक सेक्शन, जैसे देखो 60 है, 30 है, 20 है, 40 है, 70 है और 50 है। कह रहा 3 जो लार्जेस्ट हैं, सर्वाधिक हैं, और 3 स्मॉलेस्ट हैं, उनकी संख्या में देखो क्या लिखा है, 3 सर्वाधिक सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या और 3 सबसे कम सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या का अंतर क्या होगा। हमें डायरेक्ट देखो इसको करना होगा, मतलब ये जरूरी नहीं तीनों का निकालो फिर औसत निकालो, नहीं, आप अंतर निकाल करके भी औसत निकाल सकते हैं। बस याद रखिएगा, औसत जो होता है वह योग बटा संख्या होता है।
तो आपको जैसे लार्जेस्ट देखिए 60 70 जो बड़े बड़े डंडे हैं उनको देखिए, इनको जोड़िए, लार्जेस्ट वाले हैं 70 50 120 180 हो जाएगा 60 अगर जोड़ देंगे तो। और स्मॉलेस्ट देखिए जो छोटे वाले हैं 30 20 50 40 90, ये 90 है। इन दोनों का अंतर बताओ क्या है, 90 है। और अगर 3 ही संख्या है तो 3 से भाग कर दीजिए तो अंतर हो जाएगा औसतों का 30। क्या हो जाएगा 30। कुछ लोग अगर हो सकता है गलती से 90 सोच रहे हैं तो 90 गलत है, 30 राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही हल 30 है और ये हो गए 25 हमारी तरफ से गणित के प्रश्न।